मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। G20 समिट से बढ़ेगा भारत का रुतबा। सनातन पर अभद्र टिप्पणी। भारत बनाम इंडिया की जंग। मौसम ने बदली करवट। जवान मसाला फिल्म में वोट की ताकत, किसानों और ईवीएम की बात। आशा है आप खुशहाल होंगे, मजे में होंगे, अपने जीवन में निश्चित ही व्यस्त होंगे। ऐसे में अगर सप्ताह भर की कोई अहम खबर आपसे मिस हो गई हो तो यहाँ हम लेकर आए हैं सप्ताह भर की सुर्खियां एक खास अंदाज में जो आप तक पहुंचना जरूरी है। मैं रूपाली बर्वे लेकर आई हूँ वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद निश्चित रूप से दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ने वाला है। भारत समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु लचीलापन और न्याय संगत वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए और उन्होंने पीएम मोदी के साथ दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी चर्चा की। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मीडिया ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के समक्ष भी भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा उठाया। जवाब में उन्होंने स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात कही, लेकिन यह कब होगा इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। हालांकि समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुपस्थिति जरूर खलने वाली है, लेकिन दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में सहभागिता की है। माना जा रहा है कि यूक्रेन से युद्ध के चलते पुतिन ने इस सम्मेलन से दूरी बनाई है। यदि वे भारत आते तो विश्व नेताओं, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेताओं के समक्ष उन्हें अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। भारत समेत यूरोपीय संघ के देशों के लिए चीन भी किसी विलेन से कम नहीं है। संभवतः इसी के चलते जिनपिंग ने भारत आना उचित नहीं समझा। दूसरा, वे भारत के बढ़ते वर्चस्व को भी पचा नहीं पा रहे हैं। G20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और सरकार में मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना से कर एक नए विवाद को हवा दे दी है। उन्होंने सनातन धर्म को मिटाने तक की बात कह दी। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इस बयान का समर्थन कर आग में घी डालने का ही काम किया है। डीएमके नेता ए राजा ने तो एक कदम आगे बढ़कर सनातन की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग से कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक भी उदयनिधि के साथ खड़े नजर आए। इस विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना पड़ा। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि की टिप्पणी का सही व तथ्यों के साथ जवाब दिया जाना चाहिए। इसके बाद भाजपा उदयनिधि पर और हमलावर हो गई। मोदी के बयान के बाद M.K. स्टालिन भी बेटे के बचाव में उतर आए। उन्होंने पीएम मोदी के बयान को अनुचित बताते हुए भाजपा नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया कि वे संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। देश की धर्मनिरपेक्षता व एकता खतरे में है। बाद में उदयनिधि ने मामले को यह कहकर हल्का करने की कोशिश की कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि इस बयान को लेकर इंडिया गठबंधन में भी मतभेद साफ नजर आए। कांग्रेस ने जहां इस बयान से पल्ला झाड़ लिया, वहीं उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इस बयान की निंदा की। यदि इंडिया के नेताओं ने संयम नहीं बरता तो यह गठबंधन कभी भी बिखर सकता है। सनातन ही नहीं, भारत बनाम इंडिया की जंग भी अब इस समय देश में छिड़ी हुई है। इस मामले में विपक्षी गठबंधन इंडिया व सत्तारूढ़ गठबंधन
एनडीए के बीच तलवारें तनी हुई है। दोनों ही एक दूसरे पर हमले का मौका नहीं चूक रहे हैं। यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। हालांकि किसी को भी भारत शब्द पर आपत्ति नहीं है। एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि भारत के साथ इंडिया शब्द भी चलता रहे तो दिक्कत क्या है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, इसलिए इसे मिटाने में किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से की जा रही इस कवायद की टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले 28 विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका संक्षिप्त नाम इंडिया है। यह भी कहा जा रहा है कि यदि इंडिया नाम हटाया जाता है तो इस पर 14 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान कुछ भी कह लीजिए, देश तो देश ही रहेगा। हालांकि नाम बदलने की कोशिशें लंबे समय से चल रही है। कई शहरों और कस्बों के नाम भी बदले गए हैं, लेकिन आज भी लोग नए नामों का उच्चारण नहीं करते। उनके लिए पुराने नाम ही शहरों की असली पहचान है। हालांकि देश का एक वर्ग यह भी मानता है कि सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के मुद्दों को उछालकर महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है। एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। गर्मी और सूखे से जूझ रहे कई इलाकों में बारिश की बूंदों ने नई चेतना भर दी है। दम तोड़ती फसलों को इस बारिश ने नया जीवन दे दिया है। बारिश की खेत से मायूस किसानों के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान आ गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से मानसून रूठ गया था। बादल पूरी तरह गायब हो गए थे। इसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा था। पानी न मिलने से कहीं फसल सूख रही थी तो कहीं पीली पड़ रही थी। फसलों ही नहीं, वनों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक देश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके कारण कुछ राज्यों में फिर से बारिश का मौसम शुरू हो गया है। दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पूर्वी असम, पूर्वी गुजरात और उत्तराखंड के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र और दिल्ली के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मध्य प्रदेश के उमरिया, पचमढ़ी, रतलाम, उज्जैन, सतना, इंदौर, खजुराहो, जबलपुर, टीकमगढ़ आदि इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। आगे भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। शाहरुख खान अभिनीत जवान 7 सितंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने बम्पर ओपनिंग ली। हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज इस मूवी ने पहले दिन 129 करोड़ 60 लाख रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। यह किसी भी हिंदी फिल्म का पहले दिन का सर्वाधिक कलेक्शन है। फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला है और शाहरुख की पठान के बाद बैक टू बैक यह दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। एटली द्वारा निर्देशित इस मूवी की कहानी में नई बात नहीं है, लेकिन प्रस्तुतिकरण और फिल्म में उठाए गए मुद्दे इसको खास बनाते हैं। एक विशुद्ध मनोरंजक मसाला फिल्म जवान मजबूर किसानों की आत्महत्या, लचर स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदूषण और ईवीएम के अलावा एक वोट की ताकत की बात भी करती है। शाहरुख के अलावा नयनतारा और विजय सेतुपति ने लीड रोल निभाए हैं। अब खबरें संक्षेप में। पीएम मोदी ने दिया G20 को विश्वास का संकट दूर करने का मंत्र। अफ्रीकी यूनियन बना G20 का स्थायी सदस्य। उपचुनाव में एनडीए के मुकाबले इंडिया ने जीती ज्यादा सीटें। 7 में से भाजपा ने जीती 3 सीटें। मणिपुर हिंसा में 2 और लोगों की मौत। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। अदालत ने आपत्ति दरकिनार करते हुए सर्वे के लिए दिया 8 हफ्ते का अतिरिक्त समय। बिहार के 31 जिलों में फैला डेंगू। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।